और ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां मंदिर पक्ष के वकीलों की अर्जी पर सुनवाई और इस सुनवाई में मंदिर पक्ष ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट देने की मांग की है। जिला जज की कोर्ट में दोपहर करीब 2:30 बजे से ये सुनवाई होगी। कोर्ट ये तय करेगी कि एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं। तो ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में पेश हुई, लेकिन रिपोर्ट की कॉपी वादी महिलाओं और उनके वकील को नहीं मिली है और इसी को लेकर मंदिर पक्ष के वकीलों ने ऐतराज जताते हुए रिपोर्ट की कॉपी देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। मंदिर पक्ष ने रिपोर्ट की कॉपी मेल पर मांगी है। रिपोर्ट करीब 1000 पन्नों की है। वहीं बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां बंद कमरे में जली बोरसी से दम घुटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कटक मदाग थाना क्षेत्र के रसूलीगंज की यह घटना है, जहां ठंड से बचने के लिए एक ही परिवार के लोग कमरे में कोयले की बोरसी जलाकर सो रहे थे। कमरे का दरवाजा बंद था और इसकी वजह से कमरे में फैली जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने इन लोगों की जान ले ली, क्योंकि इन सभी की दम घुट गए। सभी प्रभावित बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2021 को भी हजारीबाग शहर के पेलावल रोमी इलाके में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। सभी लोग रूम में अंगीठी और रूम हीटर जलाकर सोए हुए थे। न्यूज 18 आपसे यही अपील करता है कि कभी भी बंद कमरे में बोरसी या हीटर जलाकर नहीं सोएं, क्योंकि इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जिससे दम घुटने से मौत भी हो सकती है। खबर बिहार में अपराधियों के बढ़ते हौसले से जुड़ी हुई, जिसमें पटना में बेखौफ बदमाशों ने एक महिला कांस्टेबल को गोली मार दी। कांस्टेबल का नाम पम्मी खातून है, जो पटना के पुलिस लाइन में तैनात हैं। बदमाशों ने वीडियो बनाने के दौरान कांस्टेबल को निशाना बनाया, गोली मारी और फरार हो गए। आपको बताते चलें कि पटना पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल पम्मी खातून को अपराधियों ने बुधवार की रात गोली मारी। घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव की है। मिली जानकारी के अनुसार पम्मी खातून पूर्णिया में तैनात प्रोफेशनल दारोगा शबाना आजमी के साथ वीडियो बना रही थी और इसी दौरान किसी अज्ञात ने कांस्टेबल को गोली मार दी। गोली बाएं हाथ में लगी है और वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। पटना पुलिस ने इस मामले को घंटों दबाए रखा। मौके पर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची और मामले की तहकीकात में जुट गई है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में बहुत कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर पटना से, जहां गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का नाम सन्नी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात अपराधी गोली मारकर यहां से फरार हो गए। पीर बहोर के मचुआ टोली की ये घटना है। आपको बता दें कि बुधवार की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस घटना का कारण आपसी रंजिश बता रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। बिहार में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना सिटी में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बालू कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल बालू कारोबारी को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर अब इस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र के अरफाबाद कॉलोनी निवासी बालू कारोबारी प्रहलाद कुमार के तौर पर की गई। बताया जा रहा है कि प्रहलाद कुमार अपने बेटे और भतीजे को स्कूल छोड़कर वापस अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी है, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि आपसे रंजिश में मोहल्ले के ही रहने वाले त्रिलोकी कुमार और उसके साथियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और उन्हीं की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अगली खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां बेलगाम अपराधियों ने पटना पुलिस की नाक में दम कर रखा है। बुधवार की रात 2:30 से 3 बजे अपराधियों ने कदमकुआं इलाके में प्रोफेसर आशुतोष के घर में डकैती की। दरअसल घर के अधिकांश लोग जो हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे और बुजुर्ग दंपत्ति घर में अकेले थे। इसी दौरान 6 से 7 की संख्या में नकाबपोश अपराधी घर पर पहुंचते हैं और घर का दरवाजा खुलवाया जाता है। लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। डर की वजह से बुजुर्ग पति पत्नी कोने में दुबके हुए नजर आए। घटना के बाद आज पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है।
और इसी बीच साहिबगंज से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां अवैध खनन की जांच में सीबीआई तीसरे दिन भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार तीसरे दिन जांच के लिए सीबीआई की टीम भवानी चौकी पहुंची, जहां करीब 6 लोगों से पूछताछ की गई है। बता दें कि भवानी चौकी गांव ईडी के गवाह विजय हांसदा का गांव है। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले को लेकर सीबीआई की टीम 5वीं बार साहिबगंज पहुंची। इसके पहले सीबीआई ने कल दूसरे दिन नींबू पहाड़ में हुए अवैध खनन को लेकर 2 बड़े अवैध पत्थर खदानों की जांच की थी। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां गुटखा किंग जेपी सिंघानिया और उनके करीबियों के ठिकानों पर आज भी आईटी की दबिश लगातार जारी है। मंगलवार से ये छापेमारी शुरू हुई और इसी दौरान जेपी सिंघानिया और उनके करीबियों के पास से काफी कुछ बरामद होने की सूचना है। रांची में भी 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। रांची के अपर बाजार मौलाना आजाद कॉलेज के पास मैके रोड सहित हरिहर सिंह रोड में भी रेड चल रही है। छापेमारी में आयकर विभाग के कई अफसर मौजूद हैं। सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। जेजे रोड और अपर बाजार के दफ्तर के साथ साथ सिंघानिया के सीए रोहित जैन के ठिकानों पर भी आईटी की टीम की तरफ से दबिश जारी है। इस मामले में झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी रेड पड़ रही है। और धनाधन बुलेटिन की अगली खबर गढ़वा से आपको बताएं, जिले के भवनाथपुर में एक प्रखंड कर्मी का घूस मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पूर्ण योजना में रॉयल्टी काटने के एवज में 1% यानी कि 2500 रुपए बतौर रिश्वत मांगा जा रहा था, जिसका वीडियो वायरल हो गया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। खबर यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी हुई, जिसमें पटना के बेऊर जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को सिविल कोर्ट से सभी मामलों में जमानत मिल गई है। इसके बाद मनीष कश्यप की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है। हालांकि जमानत के कागज अभी तक जेल तक पहुंचे नहीं हैं। बेऊर जेल प्रशासन ने चेन्नई और मदुरई कोर्ट से अनुमति लेकर ही मनीष की रिहाई जो है वो हो पाएगी। और मनीष कश्यप को रिहा करने की अनुमति के लिए बेऊर जेल प्रशासन ने मदुरई और चेन्नई कोर्ट को पत्र जरूर लिखा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के फेक वीडियो केस में मनीष कश्यप ने इसी साल 18 मार्च को सरेंडर किया था। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट का कथित वीडियो शेयर के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप मुश्किल में फंस गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद तमिलनाडु सरकार हरकत में आई। यहां तक कि तमिलनाडु के तत्कालीन डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस वीडियो को भ्रामक करार दिया। बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने भी इसी मामले को लेकर मनीष कश्यप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। अगली खबर दिल्ली से, जहां संसद भवन में सुरक्षा व्यवस्था में चूक और हंगामा के मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कर्नाटक के डीएसपी पद से रिटायर्ड अधिकारी के बेटे श्री कृष्ण नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। आरोपी का नाम श्री कृष्णा है, जो कर्नाटक का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी मनोरंजन डी का बेहद करीबी साथी बताया जा रहा है। आरोपी मनोरंजन डी और श्रीकृष्ण दोनों बीआईटी बेंगलुरु में पढ़ते थे। आरोपी श्रीकृष्ण फिलहाल एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पर कार्यरत है। स्पेशल सेल के सूत्र के अनुसार मनोरंजन डी के डायरी में कई स्थानों पर श्रीकृष्ण के नाम का जिक्र था, जिसके बाद शुरू हुई तफ्तीश में पुलिस उस तक पहुंची और अब उसे हिरासत में लिया गया। संसद सुरक्षा चूक मामले में जांच एजेंसी एटीएस और दिल्ली पुलिस मुख्य साजिशकर्ता ललित झा के घर पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर चुकी है। ललित झा दरभंगा के बहेड़ा थाना इलाके के रामपुर उदय गांव का रहने वाला है। जांच एजेंसी अब तफ्तीश कर रही है और इसी बीच गांव में ललित झा के घर पर एक बड़ा सा बैनर पोस्टर भी लगाया गया है, जिसमें ललित झा सहित सभी आरोपी को क्रांतिकारी योद्धा बताया गया है। और पोस्टर पर कई चीजें लिखी गई है, जिसमें देश की बढ़ती बेरोजगारी के कारण ऐसे कदम उठाने की बात लिखी गई। हालांकि ललित के उठाए गए तरीके को गलत जरूर बताया जा रहा है, लेकिन ललित के इरादे को गलत नहीं बताया गया। बैनर पोस्टर लगाने वाली महिला कल्पना इनामदार है और खुद को राष्ट्रीय लोक संघ आंदोलन की कार्यकारी अध्यक्ष बता रही है। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति के अपमान के मामले को लेकर अब बीजेपी सड़क पर उतर चुकी है। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी इंडिया गठबंधन के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
और पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ साथ बड़ी संख्या में मौजूद बीजेपी नेताओं ने टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया और इस दौरान सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले में राजस्थान में उनके पैतृक गांव झुंझुनू के किसानों में भी भारी आक्रोश नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य चौक पर जमकर नारेबाजी की और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला फूंका। ग्रामीणों ने कहा कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी समेत उन सभी सांसदों की सदस्यता को खत्म कर देना चाहिए जो सांसद मिमिक्री में शामिल थे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन सांसदों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो आंदोलन को और ज्यादा तेज कर देंगे। वो अपने गांव के बेटे और देश के महामहिम उपराष्ट्रपति को इस तरह अपमानित नहीं होने देंगे। ये न केवल उपराष्ट्रपति का अपमान है बल्कि किसान के बेटे किठाना गांव का भी अपमान है। बढ़ते आगे, विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों से 140 सदस्यों के निलंबन पर विरोध जताते हुए आज संसद भवन से एक मार्च निकाला जो कि विजय चौक पर जाकर संपन्न हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा बैनर ले रखा था जिस पर लोकतंत्र बचाओ लिखा हुआ था। बात इंडिया अलायंस की करें तो 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक हुई, लेकिन न तो 2024 में मोदी के सामने विपक्ष का कोई चेहरा तय हो पाया और न ही गठबंधन के संयोजक के नाम पर ही मोहर लग पाई। हालांकि 28 विपक्षी दलों के बैठक में जल्द से जल्द सीट बंटवारे का काम खत्म करने पर एक आम सहमति जरूर बनी। टीएमसी जैसे दलों ने 31 दिसंबर तक सीट बंटवारा कर लेने की मांग इसमें की। हालांकि बैठक में यह तय हुआ कि 15 जनवरी तक ज्यादातर राज्यों में सीट बांट ली जाएगी, लेकिन इस सीट बंटवारे में अभी कई पेच हैं। ज्यादातर राज्यों में वहां की क्षेत्रीय पार्टी और कांग्रेस के बीच बात होनी है और इसी के लिए कांग्रेस ने 5 वरिष्ठ नेताओं की एक संगठित कमेटी बनाई है। हालांकि ये कवायद आसान नहीं रहने वाली। खास तौर पर कम से कम आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां सीट बंटवारे का पेच बहुत ही जटिल है। बात अगर बिहार की कर लें तो कांग्रेस आरजेडी जेडीयू के साथ वाम दलों के साथ गठबंधन में है। यहाँ की 40 सीटों को लेकर जेडीयू और आरजेडी के बीच सीटों के चयन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों बड़े दल 16-16 सीटों पर लड़ सकते हैं। वहीं सीपीआई एमएल और सीपीआई ने ज्यादा सीटों का दबाव बनाया तो कांग्रेस को 5 सीटों में ही संतोष करना पड़ सकता है और ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार में इंडिया अलायंस में सीटों पर बात कैसे बनेगी। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। दिल्ली में मंगलवार को हुई इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार न माया मिली न राम। नीतीश कुमार बैठक में गए जरूर थे, उन्हें संयोजक बनाया जाएगा ये उम्मीद लेकर, लेकिन किसी ने उनका नाम तक प्रस्तावित नहीं किया। वहीं सुशील मोदी ने कह दिया कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री पद के लिए नाम प्रस्तावित कर बहुत बड़ा खेल कर दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि पूजा उसी की होती है जिसमें ताकत होती है और ऐसे में 44 विधायक वाले नीतीश कुमार का नाम कोई क्यों प्रस्तावित करेगा। दिल्ली में जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पार्टी बदलने को लेकर पूछे गए को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुरानी पार्टी से फोन आएगा तो जरूर जाऊंगा। बता दें कि सुनील कुमार पिंटू पहले बीजेपी में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि किस दल में लड़ूंगा ये चुनाव के वक्त तय होगा। मुझे विश्वास है कि माता का आशीर्वाद सही होगा। जाने से पहले सीएम से आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। बयान सुनिए। तो सुनील कुमार पिंटू के बयान पर जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो तो बीजेपी के पहले से ही थे, उनके बीजेपी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और 22 जनवरी को रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसे लेकर मंदिर प्रबंधन, सरकार और प्रशासन सभी तैयारियों में जुटे हैं। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता भी भेजा है।
इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देवेगौड़ा और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता भेजा गया है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही कई फिल्मी हस्तियां भी यहां पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद रहेंगी। अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का एक अनोखा अंदाज। सीएम योगी का ये अंदाज बेहद ही कम देखने को मिलता है। कल गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मोमोज बेचने वाले एक दुकानदार से उन्होंने बातचीत की है और इसी दौरान हंसी मजाक करते हुए सीएम योगी ने पूछा कि क्या गोरखपुर के सांसद रवि किशन आपके ठेले पर मोमोज खाने आए थे और अगर आए थे तो क्या उन्होंने पैसे दिए थे। आप भी देखिए मोमोज वाले के साथ योगी की मस्ती। और सुंदर, इसमें से कोई व्यक्ति आया खाने के लिए? हमारे सांसद जी आए थे। फ्री नहीं है कुछ? पेमेंट करके किए ना? पेमेंट किए कि नहीं किए? वहीं पर आप लोग एक बार। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं। खबर भागलपुर से। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज भागलपुर आ रहे हैं। देर शाम मोहन भागवत भागलपुर पहुंच जाएंगे। संघ प्रमुख डीएन सिंह रोड स्थित हरमनचक में स्वयंसेवक नीरज शुक्ला के घर पर वो ठहरने वाले हैं और जिला प्रशासन की तरफ से नीरज शुक्ला के घर पर अब चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं शहर की अगर बात करें तो यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उनके रूट और कार्यक्रम स्थल तक स्पेशल फोर्स की तैनाती रहेगी। साथ ही जगह जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। आपको बता दें कि इस साल मोहन भागवत दूसरी दफा भागलपुर आ रहे हैं और इससे पहले वो 10 फरवरी को कुप्पा घाट पहुंचे थे। यहां उन्होंने गुरु निवास के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया था। तो मोहन भागवत के दौरे को लेकर बिहार में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक सुर में भागवत के बिहार दौरे पर कई सवाल उठा रही हैं। आरजेडी का कहना है कि भागवत बिहार आकर करेंगे क्या, तो वहीं जेडीयू का कहना है कि भागवत फर्जी सांस्कृतिक संगठन के नेतृत्व करता है और कांग्रेस का कहना है कि मोहन भागवत कभी देश की गरीबी बेरोजगारी की बात नहीं करते। विपक्षी खेमे के इन बयानों के बीच बीजेपी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का बिहार दौरा एक महान राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुस्लिम लोगों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत को मुसलमानों के लिए जन्नत बताया। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर अग्रसर है। मुस्लिमों के लिए भारत की धरती जन्नत है। पीएम मोदी ने पारसी समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के पारसियों की आर्थिक सफलता देखें। पारसी समुदाय अल्पसंख्यक है। दुनिया में अन्य जगहों पर उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्हें भारत में एक सुरक्षित आश्रय मिल गया है। वे खुशी से और समृद्ध होकर रहते हैं। इससे यही पता चलता है कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की किसी तरह की कोई भावना नहीं। रुक करेंगे झारखंड की खबरों की तरफ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भी सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ ही शुरू हुई। प्रश्नकाल की शुरुआत में ही कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और बाबूलाल मरांडी की ओर से अध्यक्ष पर लगाए गए आक्षेप पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इसे विशेषाधिकार का मामला बताया है। प्रदीप यादव के आरोप पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने जोरदार पलटवार कर दिया। साथ ही 4 साल तक सदन में बाबूलाल मरांडी को बोलने से रोकने का आरोप लगाया। वहीं परिवहन मंत्री ने सदन के बाहर भाजपा विधायकों को आदिवासी विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि जो यहां के आदिवासियों का दर्द समझते हैं वे नियोजन नीति का समर्थन जरूर करेंगे। धनाधन बुलेटिन की अगली खबर शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई, जहां पर बिहार में शिक्षक बहाली के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश परवान पर है। अभ्यर्थियों ने आयोग और शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 23,000 रिक्तियां रहने के बावजूद महज 2700 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है।
अभ्यर्थियों ने साफ कह दिया कि बड़े पैमाने पर फर्जी अभ्यर्थियों की बहाली कर ली गई है और योग्य अभ्यर्थी रिजल्ट से वंचित रह गए क्योंकि जो रिक्तियां आई उसके एवज में 20% भी रिजल्ट नहीं आया है। सभी ने 31 दिसंबर तक चेतावनी दी और अगर बची सीटों पर रिजल्ट नहीं आता है तो जनवरी के पहले सप्ताह में सभी योग्य अभ्यर्थी सड़कों पर उतरेंगे। खबर गया से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोध गया से गया एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम ने गया में धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की और महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन कर पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बोध गया में कड़े सुरक्षा इंतजाम नजर आए। अगली खबर जमशेदपुर से, मानगो और नीमडी में पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपी कादिर और अरशद के घर कुर्की जब्ती की। पुलिस ने डबल मर्डर केस में कार्रवाई करते हुए कुर्की जब्ती की है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को मानगो में अपराधी सज्जाद उर्फ टांडा को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपराधियों को पकड़ने गए टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की थी। इस मामले में चौड़ा राजू, मोइन अरशद, कादिर समेत अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फरार आरोपियों के घर अब पुलिस कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। अगली खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात कर लें तो 358 नए केसेस दर्ज किए गए। वहीं 6 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं सबसे ज्यादा 3 लोगों की मौत केरला में हुई है, जबकि कर्नाटक में 2 लोगों की जान गई। पंजाब में भी कोरोना की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। एक्टिव मामलों की अगर बात की जाए तो देश में इस वक्त एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 2669 पहुंच गई है।